हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गति, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, नदी, झील, इसको पर्यावरण में हम लोग देखेंगे। भारत की वनस्पति पढ़ा दिए जो आएगा। उसके बाद अब हम आज पौने जानेंगे। क्या जानेंगे? तो पौने जो विंड हैं, जो विंड जानने से पहले आपको सबसे पहले वायु दाब को जानना जरूरी है। हमारी धरती पर जो हवाएं चलती हैं उसके पीछे का कारण वायु दाब का होना है। जो भी हवा बहती है, कभी देखते होंगे कभी पूरब से हवा बहेगी, कभी पश्चिम से हवा बहती है। और जब हवाएं बहती हैं तो ये हवाएं किसी कारण से बह रही हैं, इसलिए इन्हें इनकी उत्पत्ति के आधार पे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्वा पौने जो पूरब से चलेगी, और पछुआ पौने जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। उत्पत्ति के आधार पे पौनों को जाना जाता है। गणित में नहीं, गणित में डायरेक्शन दे दिया जाता है। गणित की अलग दिशा है और यहां पे उत्पत्ति के आधार पे। तो वायु दाब को जानना जरूरी है। वायु दाब इसके बाद के स्लाइड में हम पूरा बेहतर एक बड़ा सा डायग्राम बना के बता देंगे। लेकिन एक बार हम बस जो प्रश्न नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, उठा दिया तो ठीक, नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, हम लोग इस सिलेबस का हिस्सा है तो कर ले। ठीक है बेटा। वायु दाब क्या है? तो पर सेंटीमीटर एरिया पर लगने वाला दाब किसका? वायु का, पवन का, हमारे वायुमंडल का जो दाब लगता है उसे कहा जाता है वायु दाब। ठीक है, ठीक है ना। तो वायु दाब समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर एरिया पर जो प्रेशर लगेगा, जो वायुमंडल का दाब लगता है वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वह कितना होता है आपसे पूछा जाएगा? 76 mmHg। क्या होता है बेटा? यह मात्रक भी याद रखना, मिलीमीटर mHg। Hg को बोला जाता है आपका मर्क्यूरी। क्या बोला जाता है? पारा। पारा एक प्रकार का क्या है? धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। पारा और ब्रोमीन लिख लो कहीं भी। धातु जो पारा लिख लो, ये पारा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। थर्मामीटर में देखे हो, डॉक्टर के थर्मामीटर जो मुंह में डाल के चेक करते हैं कि कितना मतलब इसके शरीर का तापमान है, तो उसमें देखते हो एक चमकदार नीचे दिखाई देता होगा, वही पारा है। क्या है बेटा? उसी को Hg बोला जाता है। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Hg। तो एक वायुमंडलीय दाब पिछले बार की परीक्षा में आया है। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, ये कार्य, बल, दाब, घनत्व ऐसे करके विकल्प आया है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? देख लो, एक वायुमंडल मतलब एक, अगर एक भूमि का एक एरिया बस निकाल दिया जाए, 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का निकाल दिया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, तो उतने पर हमारा वायुमंडल कितना दाब लगा रहा है? 76 mmHg। या फिर अगर समुद्री सतह के पास देखा जाए तो इसे मिली बार में अगर देखा जाए 1013। कितना मिली बार बेटा? 1013 मिली बार को एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब याद रखना, दो चीजें याद हो गई। आपको इस रूप में देगा तो 76 mmHg, और मिली बार के रूप में देगा तो 1013 मिली बार। ठीक है। और इकाई जान लीजिए, मिली बार भी इकाई हो गया, mmHg भी दाब का मात्रक हो गया, पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अब देखते हैं, देख लो, अगर 1000, ये कहां पे होता है? समुद्री सतह पे मापा जाता है। कहां पे मापा जाता है? देखो, वायु दाब, इसी वायु दाब के कारण ही पेन की निडिल से, पेन की जो निब है उससे इंक बाहर नहीं आता है। पेन को ऐसे उल्टा कर तो नहीं आएगा, हालांकि लिक्विड है ना, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। क्यों? नीचे से भी वायु दाब लग रहा है, जिसके कारण से वो उसको नीचे आने नहीं देता है। हमारे नाक से ब्लड आ जाता है कभी कभी। क्यों? पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप ऊपर जाएंगे तो अचानक से वायु दाब में कमी हो जाती है। क्यों? जमीन पे वायु दाब ज्यादा लगेगा ना। हमने बताया था ना कि हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वायु दाब सबसे अधिक, सबसे ज्यादा वायुमंडलीय गैसें कहां हैं? केवल 27 किलोमीटर एरिया में है। उसके ऊपर आप जाते जाओगे तो कम हो गया, यानी उसके ऊपर जाते जाओगे तो हल्के होते जाओगे, हल्के होते जाओगे। और वही देखते हो, चंद्रमा पर जब आदमी चला जाता है तो पृथ्वी पर जो 1 गुना कूद रहा है उसका 6 गुना कूदता है। क्यों? वहां पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो दाब नहीं लग रहा है, और दाब नहीं लग रहा है तो बेचारा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर अब इतने ही एरिया का केवल दाब लगेगा। कितने का लगेगा बेटा? अब मान लो इतना ऊपर भेज दिया तो इसके ऊपर भेज दिया तो अब कोई दाबे नहीं लग रहा है और फ्री में उड़ रहे हो। अब जैसे सैटेलाइट, उसमें पेट्रोल डाला जाता है क्या? कोई ईंधन डाला जाता है। सैटेलाइट को क्यों बाहर लॉन्च किया जाता है? बाहर इसीलिए लॉन्च किया जाता है, अब उसको वायुमंडल के बाहर फेंक दो
अब उसको वायुमंडल के बाहर लेके चले जाओ, अब वायुमंडल के बाहर वो बस तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, अब उस पर कोई दाब नहीं लग रहा है। समझ आ गया? तो पृथ्वी पर सतह पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है और समुद्री सतह पर और ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्र का सतह नीचे है। और पानी में नहीं भेज देंगे, पानी में नहीं भेजेंगे, समुद्र का सतह सबसे नीचे है ना, पहाड़ ऊपर है। इसीलिए जब पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे नाक से ब्लड आता है। क्यों? हमारी रक्त वाहिनी नाकों में खुली हुई है, केवल शरीर में हमारी बंद रक्त वाहिनी है, पता है ना, बढ़ाया था ना परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे नाक की वाहिनी खुली हुई है, इसीलिए देखना कभी कभी कोई कहता है कि हमारे बचिया का नाक से खून आ रहा है, खून आने लग रहा है। क्यों? कभी कभी क्या होता है, नाक वह ऐसी सांस लेती है, गर्म वायु पता चलता है, ठंड के समय में देखते होगे तो क्या होता है, जब कभी ऐसा होता है कि दाब घट जाता है तो ब्लड आता ही आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहां पर भी क्या होगा, आपकी नाकों से रक्त आने लगते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो गया है, घट गया है। उल्टी होने लगती है कई लोगों को, वायुमंडलीय दाब घट गया है। गाड़ी में बैठे हो, चल रहे हो, उल्टी होने लग रही है, ये सब रीजन है, बहुत सारे रीजन है। गाड़ी में चल रहा हो, घट रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो गति की कारण हो गया और वायुमंडलीय दाब भी कारण है। समझ में आ गया? नाक से ब्लड क्यों आता है, इसी वायुमंडल दाब के कारण। वायुमंडल दाब क्यों पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ दिया वायुमंडल पढ़ा था। तो गैसें दबाव डाल रही हैं, यही गैसें दबाव डाल रही हैं। जैसे मान लो इतनी बड़ी गैसें, मैं यहां पर खड़ा हूं, आज मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे ऊपर पूरा दबाव लग रहा है, इतने का दबाव लग रहा है। लेकिन आज मैं यहां ना होकर मैं यहां चला गया तो मेरे को केवल इतना ही दबाव सहना है, इतना नहीं सहना है, इतना नहीं सहना है। अभी ऐसे यहां पर आ गया तो केवल इतना ही सहना है। अब क्या होगा, जो शरीर हमारा पहले बहुत दबाव झेलता था, तो हमारी शरीर पहले उसी संरचना में ढल चुकी थी, उसी आवरण में ढल चुकी थी। हम ऊपर जा रहे हैं तो अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। हल्का तुम नहीं, वायुमंडल का दाब नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ आ गया? अब आप मुझे बताएंगे कि हर एक मनुष्य अपने ऊपर कितना वायुमंडलीय दाब लेकर चल रहा है। अब देखो बेटा, समुद्र के सतह के करीब हमारे वायुमंडलीय दाब का मान है 1013 मिली बार। समझ आ गया? इससे कम अगर होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, सतह के बाद पठारी क्षेत्र में ले जाए तो कम हो जाएगा। इससे कम जहां पर होता है उसको निम्न दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निम्न दाब। और जब इससे अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे अधिक वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उच्च दाब। क्या बोला जाएगा बेटा? तो ये जानना जरूरी है, 1013 मिली बार से कम दाब को निम्न वायु दाब और 1013 मिली बार से अधिक को उच्च वायु दाब कहा जाता है। इस आधार पे पृथ्वी पर हमारे वायु दाब पेटियां तैयार की गई। क्या तैयार की गई बेटा? वायु दाब बेल्ट पढ़ा दिया ना, कितने बेल्ट थे, बेल्ट कितने थे, बेल्ट पढ़ाए थे ना, परत, ऑस्ट्रेलिया बेल्ट, यूरेशियन बेल्ट, 7 प्लेटें थी। ठीक है ना, सॉरी बेल्ट नहीं, प्लेटें। बेल्ट तो ये है, बेल्ट ये है, प्रेशर बेल्ट ये है। ठीक है ना। देखो, हमारी कुल वायुदाब पेटियां हमारी पृथ्वी पर अक्षांशीय विस्तार पर तैयार की गई हैं। वायुदाब पेटियां कुल संख्या में तो 7 हैं, लेकिन वायुदाब पेटियां कितनी है, 4। कितनी है, 4। कौन कौन सी देख लो, भूमध्य रेखा ये है बेटा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके ऊपर ये वाला जो है 5 डिग्री पर, 5 डिग्री पर इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। क्या कहा जाता है बेटा? यहां शब्द पकड़ना, क्या है, कौन सा वायुदाब, यानी निम्न वायुदाब का मतलब कितना से कम, 1013 मिली बार से कम वायुदाब यहां पर है। उसका कारण क्या है, निम्न वायुदाब ही क्यों रखा गया है 5 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ को और 5 डिग्री साउथ को, दोनों को देखो लिख दिए हैं, ये और ये। क्यों क्यों लास्ट में बताएंगे क्यों हमने 7 बोला है और वैसे कितने हैं, 4। संख्या में 7 और कितने हैं वैसे 4। कोई पूछे कि कुल वायुदाब पेटियां कितनी है, 4। संख्या में कितनी है, 7। देखो सबसे एक बीच में है 1 2 3 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 6 7। तो देखो 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री साउथ वाला जो बेल्ट है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। निम्न क्यों हो रहा है, तो यहां पर हमेशा ताप मिलता है
और ताप मिलने के कारण गैसें यहां पर क्या हो जाती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। गैसें क्या हो जाती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और गैसें जब ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ का वायु, यहाँ की सतह गैसों से खाली हो जाता है। खाली हो जाने के कारण निम्न वायु दाब लग जाता है। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग, दबाव ज्यादा लग नहीं रहा है। देखो ऊष्मा संचरण, ये फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, विकिरण और संवहन। जब कोई चीज गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उन्हें कहा जाता है संवहन। क्या कहा जाता है? जब ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर विचरण होगा तो उसे संवहन कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना, ये आएंगे, हम पढ़ाएंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्न क्यों है? सबसे पृथ्वी के बीचों बीच में निम्न वायु दाब पेटी क्यों है? यहां पर 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री, इसे कहा जाता है डोलड्रम। क्या कहा जाता है? डोलड्रम पेटी कहा जाता है इसे। डोलड्रम पेटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर गैसें गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा? गैसें गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, संवहनी धारा के रूप में ऊपर उठ जाती हैं। इसीलिए एक शांत क्षेत्र होता है। क्या होता है? शांत क्षेत्र होता है। इसे डोलड्रम पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, डोलड्रम पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। निम्न वायु दाब क्यों है? सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता है इसीलिए। दूसरा वायु दाब पेटी कौन सा है? उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री साउथ तक। कहां तक बेटा? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री साउथ नॉर्थ तक। ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ। इस 5 डिग्री के अंतर पर क्या पाया जाता है? उच्च वायु दाब। क्या पाया जाता है? कारण क्या है? वायु का गतिकीय कारण है। वायु गति करती है और यहीं पर आकर क्या होती है? गिरती है। और जब देखो, एक तो अलग से, एक तो पृथ्वी का वायुमंडल का दाब, एक हवाएं यहीं पर गिरती हैं, अवतलित होकर ऊपर उठती हैं। संवहनी धाराएं उठती हैं, ऐसे धाराएं जैसे वायु गर्म होकर ऊपर उठी, यहां पर 5 डिग्री पर गर्म होकर ऊपर उठती है। और फिर जब ऊपर जाकर जब जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है, यहां पर क्या है? निम्न वायु दाब है। अब हवाएं देखो क्या पढ़ा रहे हैं? उच्च वायु दाब। अब यहां पे क्या है? अब ऊपर उठेंगी और क्या होगी? जब नीचे जाकर एक समय आएगा जब उनको फिर से अवतलित होकर नीचे गिरना पड़ेगा। तो 30 डिग्री उत्तरी से लेके 35 डिग्री उत्तरी पर एक तो वायुमंडलीय दाब समान है, ऊपर से हवाएं भी गिर रही हैं। इसके कारण से क्या हो जाता है? 1013 मिलीबार से अधिक हो जाता है। और इसी को कह दिया गया क्या? उच्च वायु दाब। हो जाएगा ना अधिक? एक तो वायुमंडलीय दाब और ऊपर से हवाओं का भी भार, तो क्या हो जाएगा? उच्च वायु दाब पेटी। क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की गतियों कारण क्यों ये हवाएं मुड़ती हैं, इसके रीजन हम बताएंगे। अब आ जाओ, उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी। यहां पर निम्न वायु दाब है। तीसरी रेखा कौन सी है? कौन सा बेल्ट है? निम्न वायु दाब पेटी की है। उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ पर। कहां तक बेटा? 60 डिग्री नॉर्थ से लेके, देखो इधर, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक, 1 2 3। और ये ध्रुवी उच्च वायु दाब कितनी हो गई? 1 2 3 4 ऊपर और 3 नीचे, कितनी हो गई? 7। अब आओ इधर, ये निम्न वायु दाब है। इसका कारण क्या है? अब यहां से गतिकी कारण भी है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो गतिकी कारण भी है और तापीय कारण भी है। यहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन निम्न वायु दाब है। ठीक है, अब आ जाओ, गतिकी कारण है, हवाएं क्या हो जाती हैं? उठती हैं। अब आ जाओ ध्रुवी। अब यहां से उठ के हवाएं, उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी से उठ के हवाएं ध्रुव पर जाकर गिरती हैं और इसी को कह दिया जाता है उच्च वायु दाब। क्या कह दिया जाता है? तो समझ लेना, देख लो इधर, इसको कहते हैं भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी, जिसका तापीय कारण है निम्न वायु दाब होने का। फिर उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब पेटी। फिर उसके बाद ध्रुवी उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी और फिर ध्रुवी उच्च दाब पेटी। तो 4 ऊपर, 4 क्या ऊपर, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में 1, जिसे डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। देखो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ वाला, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री वाला, इसे कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है बेटा? अक्षांश। ठीक है, माना जाता था इस क्षेत्र में, जब पहले के समय में लोग व्यापार करते थे ना, तो व्यापार नाव में घोड़े लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? तो यहां पर बहुत तेज पौने चलती हैं और जब पौने चलती थी तो नाव को ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो जब नाव को बड़ा मुश्किल ले जाना होता तो घोड़ों को पानी में फेंक देते थे। इसीलिए इस अक्षांश का 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ को क्या कह दिया गया? अक्षांश। क्या कह दिया गया? हॉर्स लैटिट्यूड। क्या?
तो अक्षांश डोलड्रम पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। तो ये तो पूरा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये आपका हो गया क्या, वायुदाब पेटियां हैं कितनी, 4, संख्या कितनी है, 7। कौन कौन सी, भूमध्य रेखी, निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उसके बाद उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, और फिर ध्रुवी उच्च दाब पेटी। याद रखना, बीच वाला निम्न है, फिर उसके बाद उच्च है, फिर निम्न है, फिर उच्च है, ठीक है। बीच वाले को डोलड्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और 30 से 35 वाले को क्या कहा जाता है, अस्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ये क्या है, इन क्षेत्रों में वायुदाब में कमी पाई जा रही है, अधिकता पाई जा रही है, उसके पीछे का ये सब क्या हो गया, कारण हो गया। अब वायुदाब को जब हमने जान लिया कि कहीं वायुदाब अधिक है, कहीं वायुदाब कम है, इसी वायुदाब की कमी को क्या कहा जाता है, दाब प्रवणता। क्या कहा जाता है बेटा, दाब प्रवणता कहा जाता है इसको, प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, जब हम ये जान गए कि पृथ्वी के 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण निम्न वायुदाब है, क्या है बेटा, निम्न वायुदाब है, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। उसके बाद 30 से 35 के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उसके बाद 60 से 65 के बीच में उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, और फिर ध्रुव पर ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। ये सीक्वेंस याद रखना, ये तो पूरा है। फिर इसके बाद यहां है, फिर इसके बाद यहां है, फिर इसके बाद यहां है, फिर इसके बाद 30 से 35 आ जाएगा, 60 से 65 आ जाएगा, और फिर 90 डिग्री साउथ आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, उच्च वायुदाब है, यहां निम्न वायुदाब है, बीच में उच्च होगा और फिर निम्न होगा। यह टोटल कितने हो गए, 7, लेकिन है कितने वास्तव में, क्यों, क्योंकि तुम जान ही रहे हो कि हमने एक जलवायु जब पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र और शीत क्षेत्र, बताया था ना। अब आते हैं, इसी दाब प्रवणता जब जनरेट हो जाता है, कहीं दाब अधिक, कहीं दाब कम, तो जब दाब कम और अधिक हो जाता है तो हमारे वायुमंडल में क्या है, गैस है। क्या है बेटा, गैस है, धूलकण है। अब यही गैसें क्या बना लेती हैं, हवा। क्या बना लेती हैं बेटा, हवा है। यही गैसें क्या है, हवा है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण, गैसों का। अब जब यही दाब जनरेट हो जाता है, अब इन्हीं का दाब पड़ता है, और इसी दाब में जब अंतर आ जाता है, अंतर क्यों आया, सूर्य के प्रकाश के कारण, कुछ पृथ्वी की गति के कारण, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अंदर घूम रहे, जैसे तुम्हें खुद तेज घुमाए तो देखोगे तुम्हारे चारों तरफ हवाओं का एक अवतलन होगा, हवाएं लगेंगी। जैसे खुद तो डोलाने लगते हो तो हवा चलने लगती है, तो जब गति करोगे तो हवाएं लगने लगती हैं, ठीक है ना। तो हवाएं गैसें थी, अब ये गैसें क्या हो गई, हवाओं के रूप में क्या होने लगी, गति करने लगी। क्या करने लगी, अब इन्हीं हवाओं में हमने कह दिया कि जो हवा या वायु क्षैतिज गति करने लगे, क्षैतिज बहने लगे, एकदम हॉरिजॉन्टल बहने लगे, तो ऐसी हवाओं को कहा जाता है पवन। क्या कहा जाता है बेटा, देखो जुड़ा हुआ है, वायुमंडल से किसको जोड़ दिए, वायुदाब। वायुमंडल है तो वायुदाब है, और वायुदाब है तो पवन तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। जैसे गोठा रसूलपुर है और वहां मास्टर है तो बच्चे तो होंगे ही होंगे, अगर मास्टर सही नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे। समझ में आ गया। वायुमंडल है तो दाब है, दाब है तो हवा है, हवा होगा। हवा का कैरेक्टर क्या है, हवा हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, हवा हमेशा उच्च वायुदाब मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहां चलेगा मेरे बच्चों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो मुझे बताना, ये तो निम्न दाब क्षेत्र था, ये क्या था, उच्च दाब क्षेत्र। तो यहां पे हवाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी। अब जो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, क्यों, वहां पर एरिया खाली हो गया, निम्न दाब है, यहां पर मतलब खाली हो गया। क्या हो गया है, खाली हो गया। तो क्या है, जहां पर अधिक है वहां से बहुत तेजी से हवाएं खाली स्थान की तरफ जाएंगी और वहां पर घेर लेंगी, ठीक है। तो यही क्षैतिज संचरण, यही क्षैतिज जब हवाएं चलने लगती हैं तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, पवन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, पवन। और पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब चलती हैं। कारण क्या है, हाई प्रेशर क्षेत्र पर ज्यादा दबाव हो जाता है और बगल में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। जब यहां पर अधिक है वहां पे कम है तो क्या होगा, जैसे पानी ऊपर है और यहां पर नीचे खाल है तो पानी किधर बह जाएगा, खाल की तरफ बह जाएगा ना। वैसे ही हवा है, उच्च दाब से किधर जल्दी जाएगा, निम्न दाब की तरफ। यही उच्च दाब और निम्न दाब का बहुत बड़ा क्षेत्र, चक्रवात में तुम लोग पढ़ोगे कि हवाएं गोल गोल घूमने लगती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भूगोल, अगर एक चीज समझोगे तो दूसरा अपने आप आएगा, क्योंकि एक है तो एक है, एक है तो
ये है तो वो है, वो है तो वो है। भूगोल ऐसा विषय है, समझ आया। तो आओ अब जानते हैं पौने। पौने के बारे में आपसे पूछा जाएगा, पौने क्या है? तो वायु की क्षैतिज प्रवाह को क्या कहते हैं? पौने कहते हैं। पौने हमेशा उच्च दाब से किधर बहती है? मस्ट 100% ये आएगा क्वेश्चन, 100% यही क्वेश्चन आएगा एनएमएस, 100% ये क्वेश्चन आएगा। 100% डोल ड्रम पेटी पूछेगा। डोल ड्रम ये क्या है? अस्वक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, समझ में आया? पूछेगा, याद रखना, याद रखना। कुल कितने हैं? 4, संख्या में कुल कितने हैं? 7। डोल ड्रम और अस्वक्षांश, और ये सब जान लो। ध्रुवों पर वायु दाब होता है उच्च। क्या होता है? उच्च। अब आ जाओ पवन आते हैं, तो क्षैतिज संचरण को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। अब देखो पौने भी बेटा जो बहती है धरती पर, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। तापीय कारण है, ताप बढ़ेगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे वर्षा हो रही है, क्यों हो रही है? इसी कारण से तो हो रही है। दाब सबसे प्रमुख कारण है। दाब जितना अधिक होगा हवाएं उतनी तेज बहेंगी। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ, हवाएं खूब मिलती हैं, है ना? हवाएं मिलती है ना। तो दाब जैसे छत पे जाओ हवा अच्छी मिलती है, जमीन पे हवा मिलती क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जमीन पे दाब ज्यादा है और ऊपर दाब कम है। तो हवाएं कैसे गति करेंगी? ऊपर की तरफ ही गति करेंगी ना। तो अब आ जाओ, पौनों को 3 रूपों में बांटा गया है। अस्थाई पौने, ऐसी पौने जो साल भर चलती हैं धरती पर। धरती पर ये जैसे साल भर चल रही हैं, इनको क्या कहा गया है? अस्थाई पौने। दूसरा सामयिक पौने, किसी विशेष मौसम, किसी विशेष दिन रात में, किसी विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष मौसम में जब बहती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सामयिक पौने। क्या कहा जाता है बेटा? और एक है स्थानीय, लोकल विंड। स्थानीय मतलब किसी विशेष क्षेत्र में ही, किसी विशेष क्षेत्र या विशेष परिस्थिति वहां पर डेवलप होती है। कुछ ऐसी वहां पे जलवायु में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि उस क्षेत्र में उसी प्रकार की हवाएं पाई जाती है, विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो ये जानेंगे। अब जान लो, आपसे पूछा जाएगा व्यापारी पौने। अस्थाई पौने है, हमेशा चलेगा व्यापारी पौन। व्यापारी पौन के बारे में जान लेना। ये बहुत नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुमसे इतना नहीं पूछेगा। अब कोई बड़े अधिकारी बनने के लिए थोड़ी तैयारी करो, बस ये जान लो पौने कितने प्रकार की होती हैं? 3। अस्थाई पवन जो साल भर चलती है, सामयिक पवन जो विशेष मौसम में चलती है, और स्थानीय पवन किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष क्षेत्र में ही बहती है, वो हर जगह बहती नहीं है। जैसे तुम लोग हॉलीवुड के पिक्चर देखोगे जहां पे फॉग चलता है, केवल क्या चलता है? अब फॉग आ जा, देवरिया में चला दो फॉग, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वो उसी क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें अस्थाई पौने कहते हैं। अब देखो स्थानीय पौने, अस्थाई पौने, अस्थाई पौने, अस्थाई पौनों को देखो 3 भागों में बांटा गया है। व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी पूर्वा पौने। क्या बेटा? अब ये बताएंगे नहीं, बस ये जान लो प्रेशर जहां पे अंतर होगा हवा चलेगी ना। अभी बताया तो 5 डिग्री पर प्रेशर कम था और 30 डिग्री पर प्रेशर अधिक था, तो 30 डिग्री से हवा किधर चलेगी? 5 डिग्री की तरफ चलेगी ना। तो 30 डिग्री से 5 डिग्री की तरफ एक हवा चलती है, उसी को कह दिया जाता है व्यापारिक पवन। क्या कह दिया जाता है बेटा? और पछुआ पवन, पछुआ पवन 35 से लेके 60 की तरफ चलती है। 35 से 60 की तरफ, क्योंकि 60 वाला क्या है? 60 वाला क्या है? निम्न वायु दाब है। ये 60 वाला क्या था? निम्न वायु दाब था, तो उधर चलने लगती है। जैसे मैंने बता दिया, देखो ये तो लाइन थी ना, बेल्ट थी ना। अब 5 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ में उच्च वायु दाब है और यहाँ निम्न वायु दाब है। अब हवा तेजी से इधर भागेगी। अब यहाँ पर उच्च वायु दाब है 35 पर और यहाँ पे निम्न वायु दाब है 60 पर। अब हवा 35 से किधर भागेगी? समझाया? तो ऐसे हवाएं भागती हैं और इसी चीज को कहा जाता है पछुआ पौने। क्या कहा जाता है? समझाया? अब आ जाओ उसके बाद ध्रुवी पूर्वा, जो ऊपर सबसे बहेंगी, जो सबसे ऊपर पाएंगी। कोई है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बस ये वेग दबाव का अंतर आया और हवाएं चलने लगी। अब आ जाओ कुछ स्थानीय पौनों में मानसूनी। मानसूनी पौने वास्तव में व्यापारिक पौने ही हैं, जो 6 महीना अलग चलेंगी और 6 महीना अलग चलेंगी। ठीक है, हमारे देश में जो पौने चलती हैं वही ना कहा जाता है मानसून आइल बा। मानसूनी पौने व्यापारिक पौने हैं। क्या है बेटा? स्थल समीर, जल समीर, सागर समीर। कभी भी देखना, पहाड़ों पर जाना, किसी सागर के किनारे जाना, देखोगे दिन में कभी और हवा चलती है और रात में कभी कुछ और हवा चलती है।
दिन में कुछ और हवा चलती है, रात में कुछ और, आपसे पूछेगा नहीं। पर्वत और घाटी समीप पर्वतों पर देखते हैं आप लोग, पर्वतों पे हवाएं ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं चलते हुए, चलती है ना। स्थानीय स्तर में स्थानीय पवनें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, और कहीं गर्म को ही शुष्क कहा जाता है, और शीत या ठंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब ये देख लो, थोड़ा सा और समझ लो। हमने ये बताया 5 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ, यहां पर उच्च वायुदाब था, समझ लेना, बस एक समझ लोगे तो बाकी समझ में आ गया। और यहां पे निम्न वायुदाब था। अब क्या हुआ, जो हवा यहां पर थी वो हवा क्या होगी, बहुत तेजी से क्या करेगी, कहेगी मेरा दोस्त गरीब हो रहा है, मैं तुरंत अपने दोस्त के पास जाऊंगा, तुरंत 5 डिग्री के पास चला जाएगा। यहां का हवा यहां चला जाएगा, 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 यहां का हवा सेम ऐसे यहां पर 30 डिग्री साउथ और 5 डिग्री साउथ, है ना। तो ये कहेगा मेरा दोस्त कमजोर पड़ रहा है, तुरंत ये भागेगा, तुरंत भागेगा, तुरंत भागेगा, तुरंत भागेगा, ये इधर भागेगा। लेकिन ये हवा सीधे अवतलित नहीं होती है, सीधे नहीं जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर एक विक्षेपी बल काम करता है, वह विक्षेपी बल कहलाता है कोरियोलिस बल। क्या कहलाता है बेटा? कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है बेटा, एक कोरियोलिस बल, जैसे पृथ्वी घूम रही है, धरती घूम रही है, तो इस पर एक कोरियोलिस बल काम करने लगता है। धरती के घूर्णन के कारण देखो यहां पर बिल्कुल जीरो दबाव है, यहां पर जीरो है, कोरियोलिस बल के कारण यहां पे पौने गिरती ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यह शांत क्षेत्र है। क्या है बेटा? कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी की हवाएं अपना दिशा मोड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्या घूमती हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। किधर बेटा? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। किधर घूम जाती हैं? क्यों? कोरियोलिस बल के कारण। किस बल के कारण? मान लो कि उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा ऐसे चल रही थी, क्षैतिज संचर कर रही थी 30 से 5 की तरफ, लेकिन कोरियोलिस, अब उत्पत्ति के आधार, मतलब मेरा ये क्यों नहीं, अब उत्पत्ति के आधार पे है, अब कह रहा है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसलिए हवा अब सीधे नहीं चलेगी, अब घड़ी की दिशा में मुड़ जाएगी। तो मान लो ये है, घड़ी की दिशा में मुड़ना होगा तो कैसे मुड़ जाएगी? कैसे मुड़ जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ेगी ना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। क्या हुआ? तो क्या हो जाता है, कोरियोलिस बल के कारण जो हवा सीधे आनी चाहिए थी वह सीधे न आके वो हवा उत्तरी गोलार्ध में ऐसे घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? अगर ऐसे हवा है तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे है तो कैसे हो जाएगी? तो हमारे उत्पत्ति तो नीचे सो रहा है ना, तो उत्पत्ति जब नीचे सो रहा था ये ले लिया मैं, मेरा ट्योनी उत्पत्ति है, हवा यहां से निकली, अब हवा को जाना है ऐसे, कैसे जाना है? ऐसे। तो अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज वही हो गया, क्लॉकवाइज वही हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। तो हवा ऐसे न जाके क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। समझ आया? तो क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में और एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में घूम जाती है। यह फेरेल के नियम से होता है। ठीक है, फेरेल कोशिका, ये बहुत बड़ी चीज है, बस आप जान लो, ये पूछेगा। कोरियोलिस बल के कारण हवाओं की दिशा में मुड़ाव आ जाता है, हवा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। ये नोट रखना, एकदम याद रखना, तुम्हारे किताब में देखोगे समझ में नहीं आएगा, टेढ़ा टेढ़ा बनाया है, लेकिन याद रखो ये क्यों बनाया है। हवा ऐसे गति करेगी नियम से, तो लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है, विक्षेपी बल लगता है, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। और कोरियोलिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर घूम जाती हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है। इसको याद करने का तरीका देख लो, ये नॉर्थ है ना, तो यहां पे यस बना लेना। क्या बना लेना? यही जब चक्रवात आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, चक्रवात जब आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ बनाना, यस बना लो। हम पवनों की बात कर रहे बेटा, यस बनाओ, ऐसे कर लो, आयन बनाओ, ऐसे कर लो। अब इसे घुमाओ, यन को घुमाओ तो इधर घूमेगा ना, ये तो इधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, आयस को घुमाओगे तो क्लॉकवाइज। किधर घूमेगा? तो पवनों में समझ लेना, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर यस बनाना है और नीचे यन बनाना है। यन मतलब नॉर्थ होता है और यस मतलब साउथ होता है। तो पवनों में साउथ ऊपर हो जाएगा, मतलब यस ऊपर हो जाएगा और नीचे यन हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यस चला जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में, ये ट्रिक है याद करने का। लेकिन चक्रवात की दिशा उल्टी हो जाती है, चक्रवात में यन ऊपर हो जाता है और यस, यही हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, वैली, ये सब नाम से जाना जाता है चक्रवात, जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये नाम बस पूछ दिया जाएगा। जैसे भारत में लू, भारत में तो चक्रवात कहा जाता है ना, पवनों की चक्रीय गति को चक्रवात कहते हैं।
जब यही हवाएं एक विशेष क्षेत्र में गोल गोल घूमने लगेंगी भंवर के रूप में, तो इसे भारत में चक्रवात कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बेली बेली कहा जाता है। हैरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, विभिन्न तरह के चक्रवाती के नाम अलग अलग रखे जाते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। ये समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हवाएं क्यों मुड़ रही है समझ में आ गया? हवाएं किधर से किधर चलेंगी ये समझ में आ गया? नोट कर लो। हाँ, अब देखिए, ये आपका हमने वायुदाब पेटी और पवनों के लिए एक पूरा विस्तृत डायग्राम तैयार कर दिया। इस डायग्राम से अब आप जानेंगे कि कौन सा बेल्ट कहां है और पवनें किस प्रकार से गति करती हैं। ये पूरा दृश्य हमारी पृथ्वी पर, हमारी पूरी धरती पर ये पवनों का साइकिल कैसे दिखता है, ये बेल्ट कैसे दिखता है। समझ आया? आइए हम देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। हमने इस डायग्राम में 5 डिग्री, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है, इसके 5 डिग्री नॉर्थ है। ये सब हमने बता दिया पिछले वाले में। ये वाला जो क्षेत्र है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ को डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है, एक शांत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शांत क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? यहां पर जीरो प्रेशर है, यहां पे पवनें ही नहीं बहती, ठीक है। यह एक शांत क्षेत्र है, इसे डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? याद करना, डोल्ड्रम कहा जाएगा, डोल्ड्रम। क्या कहा जाएगा? डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। इसके बाद हमने कहा ये क्या था? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद हमने कहा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है बेटा? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्या था? सब ट्रॉपिकल को क्या बोला गया था? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या सब पोलर? उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। देखो, सब पोलर निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 से 65, यहां भी और यहां भी। अब देखो, जो ये डायग्राम हम क्रॉसली दिखाए हैं, ये देख लो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? प्रेशर बेल्ट है। क्या है बेटा? एक बेल्ट की तरह बना दिया गया। इस क्षेत्र में चक्रवात अब आते हैं। क्या आते हैं बेटा? वो अगले बार जाना जाएगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं, ये प्रेशर जो बेल्ट तैयार हो गया, तो इस प्रेशर बेल्ट में और इस प्रेशर बेल्ट में अंतर है। यहां हाई प्रेशर है और यहां पे, अब भाई हाई प्रेशर आ गया और यहां लो प्रेशर आ गया, तो हम ये कह रहे हैं कि इसके बीच में गैस होगा। अब जो गैस है वो हवा है। अब हवा क्या होगा? हाई प्रेशर से अपने दोस्त से मिलने जाएगा। क्या जाएगा? अब बहुत तेजी से मिलने जाएगा। जितना ही ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा दाब में अंतर होगा, हवा उतनी तेज बहेगा। तुम देखते होगे जो हवाएं बहुत तेज बहती है, खूब तेज हवा बहने लगी, इसका मतलब क्या हुआ? दाब प्रवणता अधिक हो गया। उसमें कोई भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। दाब प्रवणता जितना ज्यादा होगा, प्रेशर के बीच जितना ज्यादा अंतर होगा, हवा उतनी तेज बहेगी, ठीक है। हवा कम बह रही है, इसका मतलब चारों तरफ सामान्य दाब है, कोई दाब में अंतर नहीं है। समझ आया? तो देखो, यहां पर दाब अधिक था, यहां दाब कम है। जब दाब कम है तो यानी कि इनके बीच की हवाओं के बीच हलचल होगा। क्या होगा? इधर की हवा किधर भगेगी? नीचे भगेगी। किधर भगेगी? नीचे भगेगी। और जब नीचे भगेगी तो हमने कह दिया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ जाती हैं बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यस बना लो, ऐसे। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। मतलब कि जो हवा यहां से इधर चलनी थी, वो हवा जो हवा यहां से इधर चलनी थी, वो हवा किधर हो जाएगी? क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी। आनी इधर चाहिए थी, लेकिन मुड़ किधर गई? इधर। यहां की हवा किधर हो गई? इधर हो गई। समझ आया? समझ आया? यानी कि हवाएं किधर मुड़ जाएंगी बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। किधर मुड़ जाएंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी मेरे बच्चा। इन्हीं हवाओं को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। क्या कहा जाता है बेटा? व्यापारिक पवनें। इन्हीं हवाओं को व्यापारिक पवनें जाता है। वास्तव में यही हवाएं बाद में मानसूनी हवाएं भी कही जाती हैं, ठीक है। समझ आया? अब देखो, अब यहां पे आओ, यहां हाई प्रेशर था, यहां लो प्रेशर था, हवा इधर से इधर चलनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कहा? यहां की हवाएं किधर मुड़ जाएंगी? नॉर्थ में है, साउथ में है ना, तो ये एंटी क्लॉक मुड़ जाएंगी। एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो गया? यन बना देना, ऐसे। कैसे बना देना? ऐसे मुड़ जाएंगी। ये हवा इधर चलनी थी, लेकिन अब जैसे इधर चलनी थी, लेकिन अब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। अब ये हवा कैसी हो गई? कैसे हो गई? कैसे हो गई? ऐसे। कैसे हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हमारी टेढ़ी दिख रही हैं, किसके कारण? कोरियोलिस बल, फेरेल के नियम से। फेरेल के
अब देखो ये क्या है, लो प्रेशर, ये क्या है, हाई प्रेशर। क्या है बेटा? बड़ा आसान है यार। देखो भूगोल पढ़ना इतना आसान विषय है, जैसे विज्ञान और भूगोल कठिन नहीं है, बस समझ में आ जाए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हाई प्रेशर है यहाँ पे, अब हवा इधर चलनी चाहिए थी, किधर चलनी चाहिए थी, सीधा जानी चाहिए थी, लेकिन सीधा नहीं, फेरेल के नियम से क्या हो जाएगा, हवा क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। तो क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। जानी तो इधर थी, लेकिन बेचारा क्या हो गई, घड़ी की दिशा में क्या हो गई, मुड़ गई। तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाएगी, इन्हीं को कहा जाता है पछुआ। देखो ये हवा इधर से इधर की तरफ जा रही है, किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। यही कारण है कि इन्हें क्या नाम दे दिया गया, पछुआ। मतलब पश्चिम से आ रहा है, क्या आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, इसे पछुआ नाम दे दिया। सेम ऐसे यहाँ पर, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। क्या है, सॉरी यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये हवाएं किधर से किधर आनी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ये ऐसे न आके किधर चली जाएंगी, मान ली ऐसे आनी थी, अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी ना। ये तो ऐसे जानी थी, नीचे गिरनी थी, लेकिन नीचे न गिर के घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाएंगी। और भी हवाएं कैसी हो गई, हो गई कोई दिक्कत, ये हवाएं ऐसे मुड़ गई, कोई दिक्कत। इन हवाओं को क्या कहा गया, पछुआ पौने। किधर, पछुआ दक्षिणी पौने, ये क्षेत्र में बह रही है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर क्या है, ये तुम्हारा लो प्रेशर है, ये तुम्हारा हाई प्रेशर है। अब हवा क्या होगी, यहां की हवा इधर गिरेगी, आनी तो इधर चाहिए सीधे, लेकिन अब क्या होगा, ये हवा ऐसे न चल के कैसे चलने लगेगी, ऐसे। कैसे चलने लगेगी, क्लॉकवाइज। कैसे चलने लगेगी बच्चा, क्लॉकवाइज चलने लगेगी। और यहाँ की हवाएं, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, हवा ऐसे चलनी चाहिए थी, लेकिन एंटी क्लॉक चलना है, तो कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, ऊपर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऐसे। कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हवा ऐसे चलने लगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों हवाएं यहां पर मिल रही हैं, इधर से भी हवा आई, इधर से भी हवा आई। अब दोनों हवा ऐसे जब मिलती है तो यहां पर भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से हवा निकली, उधर गई, उधर की हवा इधर गई, और इधर जाके क्या हो जाता है, एक ही बार हाई प्रेशर होता है, और बाद में धीरे धीरे यहां पर हल्की पौने चलती हैं, ठीक है। और देखो इन क्षेत्रों में एक होता है ITCZ, क्या बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्या होता है, हमारा सूर्य जब उत्तर की तरफ बढ़ता है तो ये वाला क्षेत्र, सभी पेटियां क्या हो जाती हैं, उत्तर गोलार्ध की ओर ट्रांसफर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा 5-5 डिग्री, कितना डिग्री, 5-5 डिग्री। आज दक्षिण की तरफ आएगी तो यही क्षेत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। इसी को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बस याद रखना, पछुआ पौने कहां चल रही है, 35 से 60 और 35 से 60। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछता है, 35 नॉर्थ से 60 साउथ कह देता है, नहीं, 35 नॉर्थ से 60 नॉर्थ, और 35 साउथ से 60 साउथ के बीच में क्या चलता है, पछुआ। 5 नॉर्थ से 30 नॉर्थ व्यापारिक। समझ में आया, तो ये व्यापारिक पौने हैं, और पछुआ पौने क्या है, ये पौने हैं, और ये क्या है, ध्रुवी पूर्वा। ध्रुव से किधर जा रही है, पूर्व की तरफ, पूर्वा पौने क्यों कह रहे हैं, पूर्व से निकल रही है। कहां से निकल रही है बेटा, तो हमने बता दिया उत्पत्ति के आधार पर इसका नाम रखा गया है। इसका उत्पत्ति देखो, पछुआ से पूरब जा रहा है, पछुआ से अगर इसको पूरा मोड़ दे तो इधर हो जाएगा ना, तो ये पश्चिम से किधर जा रहा है, पूरब। इसे भी पूर्वा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, पूरब से किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ। तो इसीलिए कहा जाता है पछुआ और पूर्वी, उत्पत्ति के आधार पे व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवी पूर्वा पौने। वास्तव में जो मानसूनी पौने हैं भारत में, यह वास्तव में यह एक प्रकार का व्यापारिक पवन ही है। कोई दिक्कत, ये नोट कर लो, ये आपको आएगा, ठीक है। समझ में आया किसी कोई दिक्कत, ये हवाएं अपनी दिशा क्यों मोड़ रही हैं, चलनी कैसी चाहिए थी, सीधे, लेकिन यह मुड़ जा रही है, किस कारण से, कोरियोलिस बल के कारण। मेरा बच्चा, कोरियोलिस, याद रखना, कोरियोलिस बल के कारण। हवाएं किधर से किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की दिशा में मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में यस बनाओगे और दक्षिणी गोलार्ध में यन बनाओगे, लेकिन चक्रवात में उल्टा हो जाएगा। यहां देखो ये चक्रवाती क्षेत्र है, यहां चक्रवात आते हैं। अब देखो, अब ये हवाएं जब इधर से चल रही हैं तो इस क्षेत्र में जो भी तुम क्षेत्र पाओगे वहां पर क्या होगा, यहां पर बड़े बड़े मरुस्थल होंगे, क्योंकि यहां से हवाएं क्या हुई, बादलों को लेकर आई और इधर वर्षा कराती हैं। तो यहां पर अगर कोई अगर महाद्वीप बना दे तो यहां मरुस्थल पाओगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, घनघोर वर्षा होगी। लेकिन अगर यहां पर कोई अगर बना दिया जाए
अगर 5 से 30 के बीच में कोई अगर तुम मान लो कोई क्षेत्र है तो देखो क्या होता है, यहां से इधर तो पानी आ रहा है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मरुस्थल हो रहा है। इसीलिए भारत पाओगे 30 से इसी के पीछे ना 5 से 7, तो भारत में जब देखोगे तो भारत अगर ऐसे है तो तुम पाओगे कि भारत के यहां पर मरुस्थल है। क्या है, यहां पर मरुस्थल है, लेकिन भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पे वर्षा होती है। यही पढ़ाए थे, वहां पर क्या था, सदाबहार वन पाए जा रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, मरुस्थल पाया जा रहा है, क्योंकि हवाएं यहां से क्या हो जा रही हैं, चली जा रही हैं, बादलों को लेके चली जा रही हैं, वर्षा नहीं हो रहा है। यहीं पर तुम पाओगे कि अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में भी पाओगे कि अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर और किधर पश्चिम कोने में सहारा मरुस्थल पाया जा रहा है, लेकिन बाकी जगह क्या है, वन है। कोई दिक्कत, सबके पीछे कारण है, यहां पर किसी भी प्रकार का